आपका अपने परिवार उड़ान में मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार रोजगार विद अंकित भाटी बुक का एनालिसिस कराया जा रहा है डियर फ्रेंड्स, और मैं बताना चाहूंगा शायद यूट्यूब पर ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ कोई भी क्लासेस अभी उपलब्ध नहीं है जो कि इस किताब के अंदर कंटेंट दिया गया है रोजगार विद अंकित भाटी टीम के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले हमारे टीम के द्वारा लगातार डे बाय डे 10 वीडियो अपलोड किए गए हैं और अगर उन 10 वीडियो को आपने नहीं देखा है, यानी 10 क्लासेस को आपने नहीं देखा, टोटल 62 पेज का हो चुका है और लगभग आपका 200 कुछ पेजों का ये है किताब। तो पूरे किताब का पूरी तरीके से एनालिसिस कराया जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो अगर एनालिसिस आपने नहीं किया है, पूरा हिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो चुका है, पूरा आपका मैं बताना चाहूंगा ज्योग्राफी का पोर्शन खत्म किया जा रहा है, और अगर इस किताब को आप कर रहे हैं तो 20 में से 20 दूर नहीं है कि आपके जीएस में 20 में से 20 आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, और मैं बताना चाहूंगा कुछ लोग कह रहे हैं कि किताब से हम पढ़ सकते हैं, तो डियर फ्रेंड्स 20-20 मिनट का आपका क्लास होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन भी, मतलब ये भी नहीं लगता कि आपका समय इतना हो रहा है और आप पूरी जानकारी भी ले लेते हैं। और किताब में क्या होगा, किताब रखी की रखी रह जाएगी। ठीक, तो समय का नुकसान न करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे, और जो आज की क्लास रहेगी डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा एनालिसिस जो देखने को मिलेगा वो इस क्लास में आगे आपको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आपको दिखाई देगा। ठीक, तो शुरू करते हैं क्लास को कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। चलिए, रात्रि 9 बजे डेली क्लासेस अपलोड होती है तो उसको देखना ना भूलिए। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो तिब्बत से बहती है, भारत और बांग्लादेश से बहती है, तो नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स की, पूछे ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई कितनी होती है, तो 2900 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर होती है। अगर तिब्बत में इसके नाम की बात करें डियर फ्रेंड्स तो क्या होता है, तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दिहांग के नाम से जानते हैं, तथा अगर असम के अंदर बात करें तो ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तो सबसे पहले इसका सांगपो कहाँ नाम होता है? तिब्बत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका सांगपो नाम होता है। और सांगपो के पास जब ये कहाँ पहुंचती, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। और उसके बाद कहाँ पहुंचती? उसके बाद ये पहुंचती है आपके कहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, तो पहुंचती है आपके असम में, और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र, और फिर ये जब बांग्लादेश में पहुंचती तो इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा ब्रह्मपुत्र और गंगा के मेल को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर, इसी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के स्थित मानसरोवर झील के निकट स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन 137 नंबर है कि बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वेटलैंड स्थलकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स? वेटलैंड स्थलकृति कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, एनालिसिस जबरदस्त तरीके से देखिएगा दोस्त। चलिए दोस्त, 138 नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? किस स्थिति में जो चाय बागान है वो नुकसान पहुंच सकते हैं? तो जब 35 डिग्री सेल्सियस जो तापमान टेम्परेचर होना चाहिए चाय बागानों में, तो वो होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, लोअर होना चाहिए, यानी लेस देन होना चाहिए, बोले तो कम होना चाहिए। ठीक है, और 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर हाई हो रहा बाबू तो क्या हो जाएगा, चाय की जो बागान है उसको नुकसान पहुंच सकता है। एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 को आया। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य और मैं बताना चाहूंगा बाघ रिजर्व की एक वीडियो अपलोड की गई है। मैंने बताया था कि टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और किसी एक चैनल पे आप सारी चीजें, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा बताया गया कि दिसंबर से पहले पहले रोजगार विद अंकित भाटी, ठीक है, कि पूरे बुक का एनालिसिस करा दिया जाएगा। इसके बाद आपका हिंदी का, और हिंदी के बाद रीजनिंग का, रीजनिंग के बाद आपका मैथ का। तो पूरी किताबों का एनालिसिस कराने के लिए, करने के लिए जबरदस्त तरीके से क्या हो जाए, चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं,
तो जो भारत और बांग्लादेश है उत्पादक, वो किसका है माय डियर फ्रेंड्स? जूट का। और अगर जूट पूछे कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर। बात करें भारत और बांग्लादेश जूट के उत्पादक में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट उत्पाद बांग्लादेश विश्व व्यापार के भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन पर एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जोश बरकरार रखिए और जबरदस्त तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये रात का जुनून, ठीक है, कि रातों को जाग कर अभी कुछ हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन सिलसिला यूं रहेगा तो इतिहास हमारा भी होगा। चलिए निम्नलिखित में ऐसे कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? तो हवा महल का राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स, हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। क्या है डियर? राजसी महल है। इसे सन 1799 ईस्वी में, ठीक है, महाराणा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नाम क्या पड़ जाएगा? महाराणा सवाई प्रताप सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी जो निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है 11/2/2019 को। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 6 मिनट तक जिन्होंने वेट किया होगा ना क्लास में, उनको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और इसीलिए मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले 10 वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि इस तरीके से एनालिसिस करा गया ना दोस्त, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। नाम होता कि आपको 30 क्वेश्चन डेली करा जाता है, 30 को जब तुम 4 से गुणा करोगे, 120 से, मैं बताना चाहूंगा 120 से 140 क्वेश्चन डेली आपको एनालिसिस में कराए जाते हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम की बात करें दोस्तों, तो कहां से हो जाएगा? स्थान मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से। अगर बात करें अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की या सबसे बड़ी नदी है कौन? नर्मदा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है, जिसका नाम नर्मदा है। अगर बात करें जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा ये रेंज है, बोले तो पहाड़ियां हैं के बीच या एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो तुमसे पूछे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को बांटने का काम करती है आपकी नर्मदा नदी। जबलपुर के पास ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो तुमसे पूछे कि जो आपका धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर बना है दोस्त, तो क्या बताओगे? जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर बना है। किस जगह पर बना है? तो जबलपुर के पास बना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है, तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से गुजरात में, और गुजरात से होकर कहाँ गिर जाती माय डियर फ्रेंड्स? तो ये आपके अरब सागर में गिर जाती है। एनालिसिस जबरदस्त तरीके से आज तुम देखोगे। 142 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र है तो उड़ीसा, जो कि उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र है जहां पर लोह अयस्क ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार कहना चाहूंगा कि तू हंस तो मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, अगर देखना चाहेंगे, भारत का सबसे बड़ा जो लोह अयस्क क्षेत्र है जहां पर लोहे की खादान पाई जाती है, उस एरिया को हम लोह अयस्क कहते हैं डियर। अगर बात करें उड़ीसा झारखंड के समवर्ती जिले में फैला हुआ है। झारखंड का सिंह भूमि जिला, जिले का नाम एकदम कंठवर्ण होना चाहिए। जो झारखंड का सिंह भूमि जिला है तथा उड़ीसा का क्वेडर जिला है, क्या नाम है? क्वेडर जिला है, इस श्रेणी में आते हैं। अगर बात करें लोह अयस्क उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है माय डियर। कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। सर्वाधिक लोह अयस्क भंडार वाले राज्य की बात करें तो कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड हो जाएगा। सर्वाधिक लोह अयस्क उत्पादन वाले भारतीय राज्य की बात कर रहा है। भंडार की बात अलग होता है, उत्पादन की बात अलग होता है, तो उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, अगर दिख रहा होगा क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, ठीक है। भारत, चलिए अगला क्वेश्चन से, भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य पूछा। तो अगर सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा माय डियर। अगर पूछ ले, देखो मैंने इससे पहले जब भी मैं एनालिसिस कराता हूं तो इन क्वेश्चनों को जरूर रिपीटेड कराता हूं,
ठीक। और इतना अनुभव हो चुका है दोस्त जीडी के बारे में, जीएस का तो एकदम धुआं तुम करोगे, हिंदी का धुआं करोगे, रीजनिंग का धुआं करोगे, और मैथ के लिए थोड़ा संघर्ष तुमको करना पड़ेगा। अगर बात करें भारत देश का सबसे क्षेत्रफल वाला तो गोवा हो जाएगा डियर। अगर हम बात करें गोवा, सबसे कम है गोवा ना, सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछ ले तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे कम अगर पूछ ले बाबू तो क्या हो जाएगा? सिक्किम राज्य हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 37,702 वर्ग किलोमीटर लगभग। अगर बात करें भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम दिया गया। गोवा जनसंख्या के अनुसार भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। ठीक है डियर, मैं बताना चाहूंगा जो ये आप जहां पर सुई काम आ जाती पहले से ही बताते हैं, वहां भाले का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो डियर एक बार बताना चाहूंगा, जब इस चैनल पे सारी चीजें उपलब्ध है, ठीक है, आप किसी भी चैनल से तो आकर एक बार इस कंटेंट को जरूर देखिएगा। ये कंटेंट आपको उस तरीके से दिख रहा होगा, और जो लोग क्लास छोड़ रहे हैं ना बाद में पछताएंगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आपका सिलेक्शन ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो भैया अरावली पहाड़ियां, भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियां पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अब हम एनालिसिस पे जरा ध्यान दो, इस किताब को किस तरीके से बनाया गया भाई साहब। देखो कितने कितने क्वेश्चंस दिए गए एनालिसिस के लिए तुम्हारे। ठीक है, बात करिए भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियां के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान का मुख्यतः अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब और गुजरात के अंदर स्थित है। अगर बात करें भारतीय रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो भारतीय रेगिस्तान को थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है माय डियर? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र नदी है जिसको लूनी नदी के नाम से जाने जाते हैं, जो खारे पानी की नदी के रूप में जानी जाती है। तो रेगिस्तान में जो बहने वाली केवल एक नदी जिसको लूनी नदी के नाम से जानते हैं। अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट, ठीक है, की पर्वतमाला है। नीलगिरी की पहाड़ियां का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, मतलब इस क्वेश्चंस में ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन ओपन हो चुका है। और अगर बात करें, यह सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पर्वत जो है, पहाड़ी जो है, उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन हो जाएगी? डोडा बेट्टा हो जाएगी। अगर बात करें कैमूर की पहाड़ियां विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्व हिस्सा है, तो किसकी? विंध्य पर्वत, कैमूर की पहाड़ियां किसकी हिस्सा है माय डियर? तो ये आपके विंध्य पर्वत की हिस्सा है, जो कि किस जिले के अंदर सिचुएटेड है बोले तो जबलपुर जिले में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियों से सोन, होन्स, केन और आदि मुख्यतः नदियां निकलती है। तो तुमसे पूछ सकता केन नदी कहां से निकलती, टोन्स नदी कहां से निकलती, तो तुम बता सकते हो। हिमाद्री की पहाड़ियां हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि नाम से जाना जाता है। हिमाद्री की औसत ऊंचाई की बात करें बाबू 6000 मीटर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है 145 नंबर क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका द्वारा विभाजित होता है किस जल डमरू मध्य द्वारा? तो बेरिंग जल डमरू मध्य दिया गया, जिब्राल्टर दिया गया, तुमको तो मारना पाक जल डमरू मध्य। अगर बात करें, आदम का पुल भी भारत तथा श्रीलंका के बीच में पड़ता है डियर। अगर बात करें, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य द्वारा विभाजित किया गया है। ठीक है, यह जल संधि पूर्वोत्तर के पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगर बेरिंग जल डमरू मध्य की बात करें, रूस और यूएसए को विभाजित करने का कार्य करता है डियर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर डालिएगा और नजर घुमाइएगा तो जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक बार कहना चाहूंगा कि माना अगम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। साहस बना के रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ गया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दम इसलिए लगा रहा हूं दोस्त ताकि पॉजिटिविटी फैल चुके। ठीक है, उर्फी जावेद और खेसारी लाल को अब बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर चुके हैं, कोई नहीं सुनता बेरोजगार।
तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और किसी मेरे ही चैनल को नहीं, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे ही चैनल को नहीं, किसी भी चैनल पर अगर लगे आपको कि कुछ अच्छा हो रहा है, किसी भी दिशा में अच्छा हो रहा है, तो उस चैनल को अगर आप के अंदर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत उसको लाइक कीजिए। आपका कुछ नहीं जाना है। और हाँ, क्या होता है, आपके एक सब्सक्राइब के, आपके लाइक से अगर बढ़ रहा है ना पॉजिटिविटी, तो वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माजुली द्वीप अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित, तो सबसे पहले माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित बाबू? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में स्थित पूछे तो असम राज्य में स्थित। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। अब कर लेते हैं जबरदस्त एनालिसिस। तुम एनालिसिस के लिए तैयार होना। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, बोले तो भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। अगर बात करें कावेरी नदी की, तो यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में बहती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन होती बाबू? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो होती है सर, क्या होती है? ये आपकी गोदावरी होती है। अगर गोदावरी की बात करें कि कहां से निकलती है, तो गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगर डियर फ्रेंड्स मैं बात करूं, ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है या दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगर गिरने की बात करें तो ये अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, 147 नंबर क्वेश्चंस। और आज का एनालिसिस कसम से मैं बता दूं, इतना जबरदस्त मैंने 10 वीडियो में एनालिसिस नहीं देखा। एक एक क्वेश्चंस के बताना चाहूंगा, 25-25 एनालिसिस दिए गए हैं जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो पेपर में डायरेक्ट छपेगा। वैसे ही थोड़ी अंकित भाटी बुक इतनी बिक रही है। खरीफ फसलों की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो मौसम की शुरुआत के साथ साथ बोई जाने वाले फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। ये जितनी किताब बिकी है ना, सबका सिलेक्शन नहीं संभव है ना दोस्त, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा किताब आई और रख दी जाती है। ठीक है, लेकिन इस बताना चाहूंगा 25-25 मिनट में जबरदस्त आप कर पाएंगे एनालिसिस। बात करें तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अगर बात करें खरीफ की फसलों के लिए वर्षा का मौसम समय बहुत अच्छा होता है। अब खरीफ जो धान वगैरह होती है खरीफ की फसल होती है। चलो बता दे रहे हैं, खरीफ फसल की बुआई जुलाई महीने में और कटाई अक्टूबर महीने में होती है। खरीफ की फसलों की बात करें तो पूछ लेता है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट आदि क्या है? खरीफ की फसलें। अगर रबी की फसलों की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो उत्तर भारत में अक्टूबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में कटाई की जाती है। अगर बात करें मुख्य फसलें, गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये क्या है? ये आपकी रबी की फसलें हैं। अगर जायद की बात करें तो इस फसल की बुआई मुख्यतः मार्च और अप्रैल में की जाती है। जैसे आपका तरबूज हुआ, ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, करेला हुआ, ये सब कौन सी? तो जायद फसल है। मतलब फसल का भी धुआं धुआं एकदम तरीके से कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन उठा के और नचा दिया पूरी तरीके से कि कथकली, अगर बात करें कथकली किस राज्य से जुड़ा हुआ नृत्य है, तो कथकली केरल, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक। ठीक, चारों का धुआं धुआं कर दिए ना। चलो कथकली अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो लिखा भी तो है, इसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तमिलनाडु का जो राज्य का शास्त्रीय नृत्य वो भारतनाट्यम है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का, ठीक है, कौन है इस समय मुख्यमंत्री, बोले तो जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, बात करें भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत? तो जो भारत के इस्पात संयंत्र हैं इनमें जो आपका एक, बाकी दुर्गापुर ये संविधान में वर्णित है, भिलाई आपका वर्णित है, और राउरकेला भी स्थित है। अब स्थान जरा बताइएगा, दुर्गापुर जो स्टील संयंत्र है कहाँ पर? तो बाबू पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। राउरकेला कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित होगा। ठीक है, राउरकेला। अगर बात करें तो टिस्को नहीं है डियर, क्या नहीं है? टिस्को नहीं है। अब चलो एनालिसिस पर ध्यान दे देते हैं। अगर हम बात करें, यह टिस्को इस्पात संयंत्र एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण जो हुआ था 1907 ईस्वी में,
और 1907 में पता होगा तुम्हें भी कि अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, श्री टाटा ने किया था। अगर बात करें दुर्गापुर स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। अब बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में क्या किया गया था, स्थान पर भिलाई नामक स्थान पर किया गया। और राउरकेला तो तुमको पहले ही बता चुका हूं, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 150 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त आ चुका होगा, दिख भी रहा होगा, मतलब नीली क्रांति तुमसे पूछ रहा है। तो तुम बताओ नीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति किससे संबंधित है, और बताना चाहूंगा ठीक है आपकी हरित क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। सारी क्रांतियों का धुआं धुआं होगा। अगर नीली क्रांति की बात करें माय डियर फ्रेंड्स तो मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन उत्पादन से। अगर हम बात करें हरित क्रांति का जनक, भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता, तो MS स्वामीनाथन को। अगर माय डियर पूछ ले कि विश्व हरित क्रांति का जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अब बात करते हैं भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को माना जाता। 151 पर पहुंच चुके हैं और जबरदस्त तरीके से एक बार ठीक है लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दोस्त मैं बताना चाहूँगा जो व्यूज़ आता है, जो देखने वाले होते हैं लगभग 1700, 1800, 1900, और जब बात आती है दोस्त लाइक की तो आपके 50, 20, 60, 70 हो जाते हैं। तो हो सकता है, मैं मानता हूँ कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सराहनीय देखते हैं, अच्छी बात है ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए क्योंकि हमारा उत्साहवर्धन होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जिस आवाज़ से तुम्हें लग रहा है ना ये वो हाई ब्रांड नहीं है मैक, ठीक है। चलिए, तो लक्षद्वीप समूह में स्थित है भैया हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर और आपका बंगाल की खाड़ी। तो लक्षद्वीप किधर स्थित है, दोनों ऑप्शन में से इधर ही ऑप्शन आपका होगा। चलो देखते हैं। चलिए दोस्त अब बात कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। देखिए इसका एनालिसिस कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत साफ नहीं दिख रहा होगा। तो बात करें लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगर बात करें लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के दक्षिण पश्चिम में 200 से 400 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अगर लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें बाबू कावारती हो जाएगी। और जो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या की बात करें तो 36 द्वीप है। अगर बात करें प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को अलग करता है, तो एशिया और अमेरिका को अलग करने का कार्य किसका होता है, प्रशांत महासागर। ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी अगर तुमसे क्वेश्चन कभी पूछे तो बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी पर उपस्थित पानी का 20% भाग इसमें समाहित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है, ठीक है। तो कौन होती है, शुष्क मिट्टी होती है जो क्या होती है प्रकृति से ही रेतीली, और क्या गुण में क्या होती है दोस्तों मैं बताना चाहूंगा लवणीय होती है। अब देखिए एनालिसिस पे ध्यान दो, कितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। शुष्क मिट्टी प्राय जो होती है वो रेतीली व गुण लवणीय होती है। अगर शुष्क मिट्टी मुख्यतः किस किस राज्य में पाई जाती है, तो राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, बाजरा और मुख्यतः क्या पाया जाता है, मूंगफली उगाई जाती है। अगर बात करें सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी जो हिमालय नदियों द्वारा लाई गई अवशिष्ट है, ठीक है। यह दो प्रकार की होती है, एक दोमट मिट्टी, एक खादर मिट्टी। या गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है। अगर बात करें आपका भाखराल मिट्टी, भारत में यह मिट्टी मेघालय, पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र घाट में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये मिट्टियां लोहे एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम आदि जैविक पदार्थ की कमी होती है। इसकी उर्वरता कम होती है जिसकी वजह से इनमें ठीक है काजू आदि फसलें पाई जाती हैं। काली मिट्टी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्र में पाई जाती है। और कपास के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छी मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा होगा तो हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के बाजरे। अगर बात करें तो बाजरे, अगर गुज्जर बकरवाल, जो जम्मू कश्मीर का बाजरे का नाम है वो गुज्जर बकरवाल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें गुज्जर बकरवाल की दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर के बाजरे हैं। भेटिया की बात करें तो भेटिया जो बाजरा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र और सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल क्षेत्र के बाजरे का नाम है। अगर बात करें गद्दी चरवाहे तो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र के जो बाजरे हैं उनके नाम है। चलिए दोस्त अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। एनालिसिस जरूर कराना है और मैं बताना चाहूँगा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं करा सकते,
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। 25 मिनट का वीडियो हो चुका है डियर फ्रेंड्स, और इतने क्वेश्चंस कराए गए। अगले क्वेश्चंस में हम मिलेंगे जबरदस्त तरीके से, ये दिख रहे होंगे आप। पूरा एनालिसिस देखने के लिए देखिए 156 नंबर से हमें शुरू करना होगा क्वेश्चन, जबरदस्त एनालिसिस देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना। एक बार कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का फंसा भी आएगा। एक बार कहना चाहूँगा कि रातों को जाग कर, बता दियो पड़ोसी को कि रातों को जाग कर अभी तक हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिलसिला यही रहेगा तो इतिहास हमारा भी होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर दे जय उड़ान।